इससे पहले हम नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र को पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है युग्मक जनन, गैमिटोजेनेसिस। देखिए, अगर आज मैं गैमिटोजेनेसिस के अंतर्गत शुक्र जनन पर यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को ही पढ़ेंगे, और जिसने अगर नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नहीं पढ़ा है तो उसके समझ में ठीक से आज का टॉपिक नहीं आएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जो नर जनन तंत्र की जो 3 वीडियोस मैंने डाली हुई हैं उसको देख लें, तभी जो है कि इस वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गैमिटोजेनेसिस, युग्मक जनन। देखो, गैमिटोजेनेसिस जो होता है, गैमिटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी कि युग्मकों के निर्माण को ही युग्मक जनन कहते हैं भाई। ठीक है, और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं जब मैं नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र बता रहा था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, पुरुषों में होता है टेस्टिस। पुरुषों में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है उसको टेस्टिस कहते हैं, और स्त्रियों में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है उसको अंडाशय कहते हैं यानी कि ओवरी। तो टेस्टिस और ओवरी से गैमिट्स रिलीज होते हैं भाई, गैमिट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हाँ, अंडाशय युग्मक विधि द्वारा, ये क्या कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस विधि द्वारा नर युग्मक यानी कि स्पर्म और मादा युग्मक ओवम उत्पन्न करते हैं। टेस्टिस से क्या होगा, नर युग्मक यानी कि स्पर्म रिलीज होंगे, स्पर्म उत्पन्न होंगे, और ओवरी अंडाशय से ओवम अंडाणु उत्पन्न होंगे। तो यही युग्मक जनन है, यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंगों जैसे पुरुष में टेस्टिस द्वारा नर युग्मक शुक्राणु का उत्पन्न होना, और स्त्रियों में अंडाशय, प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय यानी कि ओवरी द्वारा अंडाणुओं का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन, गैमिटोजेनेसिस कहलाता है। तो आज हम स्पेशली पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म कैसे बनते हैं, पुरुष के प्राथमिक लैंगिक अंग टेस्टिस से शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस में क्या होता है, कुछ अपरिपक्व जर्म कोशिकाएं होती हैं भाई, कुछ अपरिपक्व जर्म कोशिकाएं होती हैं किसमें, टेस्टिस में। और इन अपरिपक्व जर्म कोशिकाओं को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। अगर बहुवचन यानी कि मैं बहुत सारी क्लस्टर ऑफ सेल्स की बात करूंगा, जर्म सेल्स की, तो स्पर्मेटोगोनिया यानी कि कोशिकाओं के समूह अगर है तो स्पर्मेटोगोनिया, और सिर्फ एक जर्म सेल्स की बात कर रहा हूं तो स्पर्मेटोगोनियम। यानी कि सीधी सी बात है कि जो स्पर्मेटोगोनिया शब्द है उसको वो बहुवचन में प्रयोग होता है और एक वचन में स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो जो ये जर्म कोशिकाएं हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया, इनके द्वारा ही शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, और इस क्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, हाँ, इससे पहले नर जनन तंत्र जब पढ़ा रहा था तो वहां पर भी मैंने जर्म कोशिकाओं का जिक्र किया था भाई। ठीक है, इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, एक डायग्राम है, ये डायग्राम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर ट्यूब्यूल्स लिखना मैं भूल गया, लिख देना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजनक नलिकाएं। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की अंतःकाट है ये। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है, अगर जिसने नर जनन तंत्र को पढ़ा है तो उसके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की एक अंतःकाट है भाई। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये ये किशोर अवस्था में शुरू होता है भाई। क्यों होता है किशोर अवस्था में, आगे बताएंगे। किशोर अवस्था में ही या यौवन आरंभ होने पर ही क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का ये आरेखीय काट है, अंत्य दृश्य है एक तरह का। तो सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर ये कुछ स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं। ठीक है, स्पर्म एक सेल की बात करूंगा तो स्पर्मेटोगोनियम, अब पूरे सेल के पूरे समूह की बात करूंगा तो स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, समसूत्रीय विभाजन करते हैं। ठीक है ना, माइटोटिक डिवीजन इसमें होता है, ये स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, और ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n।
ठीक है भाई। और ये क्या करता है, समसूत्रीय विभाजन करता है और अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है, बहुत अधिक संख्या में वृद्धि कर लेता है। अब वृद्धि क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्राणुओं को बहुत अधिक संख्या में रिलीज करना होता है, इसलिए स्पर्मेटोगोनियम सेल को क्या करना पड़ता है, एक बार समसूत्रीय विभाजन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाना पड़ता है। अब इसमें माइटोसिस हुआ, ठीक है, समसूत्रीय विभाजन हुआ, इनकी संख्या बढ़ गई। अब जो ये यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम सेल है, ये डिप्लॉइड है। पूछा जाता है भाई, आपके पास पूछेगा विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सी सेल द्विगुणित है, तो ये दे सकता है और इसमें से आपको टिक करना होगा, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, इसमें से कुछ सेल ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन करने की क्षमता रखती है। सारी नहीं भाई, इसमें से कुछ ही सेल ऐसी होंगी जो अर्धसूत्रीय विभाजन की क्षमता रखते हैं, और ऐसी सेल्स को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। जैसे कि ये सेल बने यहाँ पर, इसमें से ये वाली सेल ने अपने अंदर क्षमता रखी, या ये सेल क्या करती है, क्षमता रखती है, अर्धसूत्रीय विभाजन की क्षमता रखती है। तो ऐसी सेल जिनमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, ऐसी स्पर्मेटोगोनियम सेल जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल कहते हैं, ठीक है भाई। सिर्फ वही सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएंगी जिनमें अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा हो। तो अब क्या होगा कि माना ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। अब प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल बनाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई, ये क्या है, डिप्लॉइड है, यानी कि इसमें कितने 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम है, 46 गुणसूत्र हैं। अब इसमें प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ और ये एक से दो अगुणित कोशिकाएं, दो अगुणित जो है स्पर्मेटोगोनिया बन गए, और ये कैसे, इसको क्या कहलाएंगे हम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये थी प्राइमरी और ये थी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये क्या है, अगुणित है, हैप्लॉइड है, ठीक है भाई। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, क्योंकि ये आधी हो गई है। अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी हो जाती है, आप जानते हैं, ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं जो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड होगा, और अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड के पश्चात 1 से 2 और 2 से, प्रत्येक 2 है तो 2 से 4 स्पर्मेटिड कहलाएंगे। अब जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल थी, अब इनमें जो अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ और जो सेल्स बने यहाँ पर, अब हम इसको स्पर्मेटिड कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड कहेंगे। और फाइनली स्पर्मेटिड सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंशिएशन करती हैं, इनमें विभेदन होता है, एक तरह का मॉडिफिकेशन आता है, और ये क्या करती हैं, लास्ट में स्पर्मेटोजोआ बनाती हैं। ये स्पर्मेटोजोआ में डेवलप होंगी, और स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म, ठीक है भाई। यहां पर देख रहे हैं ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं, ठीक है ना। इसमें से कुछ सेल ने अर्धसूत्रीय विभाजन की क्षमता रखी, इसको हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड ही होती हैं भाई, क्योंकि इसमें समसूत्रीय विभाजन द्वारा बनी हुई है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, ठीक है भाई। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन होगा और उसके बाद स्पर्मेटिड बनेंगे, और स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि एक तरह का विभेदन होगा, और ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में रूपांतरित हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब जो ये स्पर्मेटिड सेल है, स्पर्मेटिड सेल रूपांतरित होती हैं स्पर्मेटोजोआ में। तो स्पर्मेटिड सेल का स्पर्मेटोजोआ में रूपांतरित होना, स्पर्मेटिड सेल का स्पर्मेटोजोआ में रूपांतरित होने को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान रखिएगा भाई, वर्ड को ध्यान रखिएगा, मैं पूरी टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है। स्पर्मेटोजेनेसिस का है अर्थ है कि जर्म सेल्स जो होती हैं, जर्म सेल्स के द्वारा या स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा स्पर्म का बनना,
स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और स्पर्मेटिड, जो ये स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड विभेदीकरण द्वारा या विभेदन द्वारा, डिफरेंशिएशन द्वारा स्पर्मेटोजोआ में रूपांतरित होने की क्रिया को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और अंत में क्या होता है कि जो ये स्पर्मेटिड बने थे, जो ये सर्टोली सेल है, मैंने बताया था सर्टोली सेल का कार्य क्या होता है, वो जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, जर्म सेल्स होती हैं, जो जर्म सेल्स को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करता है। मैंने पहले बताया था आपको, जब मैं आपको नर जनन तंत्र पढ़ा रहा था, टेस्टिस पढ़ा रहा था, ठीक है। अब जो ये स्पर्मेटिड है, ये सर्टोली सेल के अंदर स्थापित हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है, सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाती है ये स्पर्मेटिड। और अंत में क्या हो जाती है, ये स्पर्म जो है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इससे बाहर रिलीज होती है, इससे बाहर मोचित हो जाती है। और इस क्रिया को कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन किसको कहते हैं, जो ये स्पर्म है, स्पर्म, देखिए जो स्पर्म है, ठीक है, यहां पर देखिए स्पर्म बाहर निकलते हैं, मोचित हो जाते हैं या रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, मोचित हो जाते हैं, और इस क्रिया को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, ये तीन वर्ड आप ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। हाँ, तो देखिए जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं हैं, यानी कि शुक्राणु जन भी इसको कहते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है, जो किशोर अवस्था में शुरू होता है। ये किशोर अवस्था में ही शुरू होता है, आगे बताएंगे आपको किशोर अवस्था में क्यों शुरू होता है। अब शुक्रजनन नलिकाओं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, की भीतरी सतह में उपस्थित स्पर्मेटोगोनिया, अभी बताया था आपको, समसूत्रीय विभाजन द्वारा माइटोटिक डिवीजन, यानी कि समसूत्रीय विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं, और प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम द्विगुणित होता है, ये डिप्लॉइड होते हैं, और इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, अभी आपको बताया था, ठीक है। और कुछ स्पर्मेटोगोनिया में समय समय पर अर्धसूत्रीय विभाजन या मियोटिक डिवीजन होता है, कुछ में होता है, सब में नहीं होता है। और ऐसी स्पर्मेटोगोनिया सेल जो क्षमता रखती है अर्धसूत्रीय विभाजन की, उनको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं, या उसको कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करती हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्रीय विभाजन होगा और दो अगुणित कोशिकाएं बनेगी, जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 क्रोमोसोम होगी। अभी मैंने बताया था ना, अर्धसूत्रीय विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या घट करके आधी हो जाती है, तो वो डिप्लॉइड था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, हैप्लॉइड है, अगुणित है, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन से गुजरते हुए 4 अगुणित स्पर्मेटिड पैदा करता है, और स्पर्मेटिड रूपांतरित होकर के स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाते हैं, और इस क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। हाँ, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर पूछा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस का अर्थ, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाते हैं, सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाएंगे, और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा शुक्राणु सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज हो जाएंगे, मोचित हो जाएंगे, इस क्रिया को हम स्पर्मिएशन कहेंगे, ठीक है भाई। हाँ, अब बात आती है कि जो ये शुक्र जनन है, जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये किशोर अवस्था या यौवन आरंभ से ही होने लगता है भाई। जब मनुष्य में यौवन आरंभ होता है, तभी क्या होता है, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया प्रारंभ होती है। अब देखिए क्यों,
ठीक है। अब जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये यौवन आरंभ पर ही क्यों स्टार्ट होता है? देखिए होता क्या है कि जो हम जैसे जैसे मनुष्य में, पुरुष में क्या होता है, यौवन आरंभ होता है, किशोर अवस्था आती है, तो वहां पर क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन काफी अधिक मात्रा में रिलीज होने लग जाता है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन काफी अधिक मात्रा में रिलीज होने लग जाता है, स्रावित होने लग जाता है। और ये गोनेडोट्रोपिक GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, पर कार्य करता है। यानी कि अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि पर ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, कार्य करता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि पर कार्य करता है। और जब ये इस ग्रंथि पर कार्य करता है तो इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, दो हार्मोन का स्रावण होता है, उत्पन्न होते हैं। एक होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये LH है, ये कार्य करता है लीडिंग सेल्स पर, ये लीडिंग सेल्स पर कार्य करेगा और लीडिंग सेल्स क्या करेंगी, सिंथेसिस और सिक्रेशन करेंगी टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन को बनाएंगी भी, उसका संश्लेषण भी करेंगी और उसको स्रावित भी करेंगी। कौन, लीडिंग सेल। मैंने आपको पहले भी बताया था लीडिंग सेल्स क्या करती है, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है। और जो ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, लास्ट में उद्दीपित करेगा किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को उद्दीपित करेगा, यानी कि स्टिमुलेट करेगा। अब जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सर्टोली सेल पर कार्य करता है और सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, जर्म सेल्स को, और ये भी स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। तभी तो जब देखो जर्म सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा और जर्म सेल एक्टिवेट होगी तभी तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। तो ये क्या करता है, इसको यहाँ पर स्टिमुलेट करता है। और इसके अलावा कुछ और फैक्टर भी यहाँ पर ये रिलीज करता है सर्टोली सेल, जो क्या करती है, जो हेल्प करती है, जो स्टिमुलेट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। तो यही कारण है कि क्या होता है, यौवन आरंभ होने पर ही शुक्र जनन की क्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया प्रारंभ होती है, क्योंकि यौवन आरंभ के समय गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का स्रावण अधिक मात्रा में होने लग जाता है और ये पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। और ध्यान रखिएगा भाई, जो ये प्रोसेस हो रही है ना, ये पूरी ये इतनी, ये टेस्टिस के अंदर हो रही है, वृषण के अंदर हो रही है, ठीक है। ये जो हमने बुक में लिखा हुआ है उसी का मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया है जिससे कि अच्छे से समझ में आए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर रख देना क्योंकि आपके बहुत काम आएगा भाई याद रखने में। देखिए क्या क्या कहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद शुक्राणु शीर्ष, अच्छा ये हो गया था ना, हाँ आगे देखिए, शुक्र जनन प्रक्रिया किशोर अवस्था या यौवन आरंभ से प्रारंभ होने लगती है। अब क्यों होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, इसका आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कभी कभी, GnRH का पूरा नाम, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्राव में काफी वृद्धि हो जाती है, ठीक है भाई, हाँ यौवन आरंभ के समय। और यह एक हाइपोथैलेमस हार्मोन है क्योंकि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्र पीयूष ग्रंथि यानी कि एंटीरियर पीयूष ग्लैंड पर कार्य करता है। और जो ये एंटीरियर पीयूष ग्लैंड है ये दो हार्मोन को रिलीज करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के स्राव को उद्दीपित करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं या रिलीज करती हैं। कौन, अग्र पीयूष ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि से कंट्रोल होता है ये, ठीक है। उसके बाद जो ये LH है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है, लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजन्स के संश्लेषण और श्रावण को उद्दीपित करता है, एंड्रोजन्स के संश्लेषण और श्रावण को स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है। और उसके बाद क्या होता है, FSH जो ये, और ये टेस्टोस्टेरोन है, ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, शुक्र जनन को, ठीक है। और अगला जो FSH है, FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है, सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के श्रावण को, कुछ अन्य फैक्टर्स भी यहाँ पे रिलीज होते हैं, ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में सहायक होते हैं, जो हेल्प करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस और कल हम पढ़ेंगे, कल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना,
ठीक है, कल का हमारा टॉपिक होगा oogenesis, यानी कि ओवरी से अंडाणुओं का उत्पन्न कैसे होती है, oogenesis हम कल का टॉपिक होगा। ऑल द बेस्ट।